हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग को लेकर जो बिगिनर्स के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करेंगे। इसके लिए मैंने एक इन्फोग्राफिक्स बनाई है मैनुअल। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो सारी इन्फोग्राफिक्स आपके सामने इस टाइम डिस्प्ले हो रही है। तो इस इन्फोग्राफिक्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि एक ब्लॉगर की स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसकी मदद से वो एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है और अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकता है। आज के टाइम में जो ब्लॉगर की सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि उन्हें सक्सेस के रेट जो है सक्सेस रेट आज के डेट में ब्लॉगिंग में बहुत कम हो गई है। यानी कि ब्लॉग स्टार्ट तो सब कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि यारो हमने तो गलत निच पर शुरू कर दिया। फिर उन्हें लगता है कि हमने तो गलत कैटेगरी पर शुरू कर दिया। फिर कोई मतलब अलग वेबसाइट की बात करता है तो सोचते हैं कि हमें उस टाइप की डाउनलोडिंग वेबसाइट बनानी चाहिए थी। फिर कभी सोचते हैं कि यारो हमें तो मल्टी निच या माइक्रो निच पर काम करना चाहिए था। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉगिंग में आगे बढ़ सकते हैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम किस तरीके से ग्रो करते हैं एक वेबसाइट को। तो ये आज हम सारी चीज़ें इस वेबसाइट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए एक ब्लॉग को ग्रो करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एक नए ब्लॉगर रहते हैं, हम बिगिनर रहते हैं, हमें अपने टॉपिक के बारे में लगभग बहुत कम जानकारी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें स्टैटिक वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए या डायनेमिक। तो अगर आपको कोडिंग की या किसी लैंग्वेज की अच्छी जानकारी है तो आप स्टैटिक वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। लेकिन केवल कोडिंग की जानकारी से ही काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ में एसईओ की इंफॉर्मेशन, एसईओ की जानकारी भी होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये सब पता होना चाहिए, तभी आपको स्टैटिक वेबसाइट पर काम करना है। अदरवाइज स्टैटिक वेबसाइट को स्किप करिए और सबसे पहले आइए डायनेमिक वेबसाइट पर। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिस पर हम अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग कैटेगरी पर पोस्ट लिखते हैं, उन्हें पब्लिश करते हैं और व्यूअर्स उन्हें देखते हैं, जिससे हमें इंगेजमेंट मिलता है। तो डायनेमिक वेबसाइट पर हमें काम करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही स्टैटिक वेबसाइट पर काम करेंगे तो आपने यदि 2 महीने भी काम किया और उसके बाद गूगल से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में जब हम मल्टीपल टॉपिक पर काम करते हैं तो एक ना एक पोस्ट रैंक हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो सक्सेस के चांसेस हैं वे कुछ बढ़ जाते हैं। अब हम डायनेमिक वेबसाइट से आते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, मल्टी निच या माइक्रो निच। यानी कि किसी एक टॉपिक को पकड़कर उस पर अलग अलग पोस्ट लिखनी चाहिए या फिर अलग अलग कैटेगरी पर हमें जो है पोस्ट लिखनी चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट की कंडीशन में अगर आपको किसी टॉपिक की डीप नॉलेज है, एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है, तो माइक्रो निच स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर भी सक्सेस जल्दी मिल जाती है। लेकिन इनिशियली जब हम ब्लॉगिंग में नए नए रहते हैं तो हमें मल्टी निच टॉपिक ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी टॉपिक पर कंटेंट लिखना शुरू करते हैं तो एक टाइम के बाद हमें रियलाइज़ हो जाता है कि इसमें हमें नए टॉपिक आइडिया नहीं मिल रहे हैं या कुछ और नई चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए हमें शुरू में मल्टी निच ब्लॉग ही स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें अब मल्टी निच में भी 2 चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने ब्लॉगिंग शुरू किया, ब्लॉगिंग में वर्डप्रेस भी है, ब्लॉगर भी है, थीम भी है, प्लगइन भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप किस टॉपिक पर काम करेंगे, है ना। तो मल्टी निच में ये ब्लॉगिंग एक निच है लेकिन उसमें भी मल्टी निच कई सारे हो गए। तो उस मल्टी निच में आपको कैसे काम करना चाहिए, अगर आप मान लो वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट में भी क्या करना चाहिए हमें। वेबसाइट में जैसे कि वेबसाइट में हमें अपने प्रोफेशनल टॉपिक पर काम करना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर हम वर्डप्रेस के बारे में बता रहे हैं तो A to Z सभी बताना चाहिए, या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट पर जो टॉपिक हैं, हमारे फेवरेट टॉपिक हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होंगी, उसके बारे में बताना चाहिए, या जो अमेजिंग इंटरेस्टिंग है उसके बारे में बताना चाहिए। तो प्रोफेशनल टॉपिक स्टार्टिंग में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उनका पता नहीं रहता है कि भाई अगर हम ये बताएंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें तो ये तो पहले से ही पता है, कई सारे लोगों ने पहले ही ये कंटेंट दिया हुआ है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्या है, नया कंटेंट क्या अपडेट हो रहा है वर्डप्रेस से रिलेटेड। जैसे कि वर्डप्रेस में कोई एरर आ रहा है तो, या वर्डप्रेस का कोई नया अपडेट आया है तो उसमें क्या नई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पर हमें अपने फेवरेट टॉपिक पर शुरू करना चाहिए।
अब जब हम फेवरेट टॉपिक पर शुरू कर देते हैं तो हमारे सामने दो टाइप के रेस्पॉन्स मिलते हैं। एक तो हमारे कंटेंट पे हमें रेस्पॉन्स मिलता है, दूसरा हमारे कंटेंट पे हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जहाँ पर हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब हमें तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं उन्हें वो चीज़ मतलब पसंद ही नहीं आ रही। तो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो व्यूज़ पाने के लिए या व्यूअर्स के लिए, अगर उन्हें वो चीज़ सही नहीं लग रही तो फिर उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने 10 पोस्ट लिखी उसमें से 2 पर आपको रेस्पॉन्स मिलता है, रेस्पॉन्सिव है, तो फिर उस सिमिलर टॉपिक पर काम करिए। जैसे कि आपने ब्लॉगिंग से रिलेटेड चैनल स्टार्ट किया था, उसमें आपने कीवर्ड रिसर्च पर काम किया, कीवर्ड रिसर्च पर इंगेजमेंट आया, तो अगला जो कंटेंट है वो कीवर्ड रिसर्च पर ही होना चाहिए। या यही रेस्पॉन्सिवनेस है कि आपको जिस टॉपिक पर रेस्पॉन्स मिलता है अपने क्लाइंट्स का, कस्टमर का, उस पर ही काम करें। जब हम रेस्पॉन्सिव टॉपिक पर काम करते हैं तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। अब हम रेस्पॉन्स जो हमें हमारे व्यूवर से मिला था उनके फीडबैक से हम नए टॉपिक निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कीवर्ड्स के बारे में बताया, तो हमारे व्यूवर्स हमसे कमेंट के थ्रू या किसी दूसरे मीडियम से क्वेश्चन के थ्रू हमें उसमें ट्रेंड और या जो अपने उस टॉपिक से रिलेटेड ट्रेंडिंग में चल रहा है उनसे रिलेटेड हमें कंटेंट निकालने हैं। जैसे कि हमने एक कीवर्ड रिसर्च पर पोस्ट करी, एक टूल के बारे में बताया, उस पर हमें रेस्पॉन्स मिला, तो हमें अगली वीडियो भी कीवर्ड रिसर्च के बारे में ही बनानी है। अगला टॉपिक भी हमें कीवर्ड रिसर्च ही रखना है। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं या उसमें क्या और लोग सर्च कर रहे हैं, ये ढूंढने के लिए हम क्वेरा या दूसरे क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन हब से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, गूगल ट्रेंड पर जाकर ट्रेंडिंग टॉपिक देख सकते हैं, या फिर हम किसी दूसरे मीडियम जैसे कि क्वेरा ही ले लो, क्वेरा से भी हम उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक ले सकते हैं कि किस टॉपिक पर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, आंसर नहीं है। या फिर एक दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ है कि जिस पोस्ट पर हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके नीचे कमेंट्स देखो कि कमेंट्स में लोग क्या क्वेरी कर रहे हैं, मतलब हमारे उस कंटेंट में कुछ रह गया है जिसे और यूज़र देखना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगला कंटेंट तैयार करो। तो यही होता है एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी एक न्यू ब्लॉगर को बिगिनिंग से एंड तक स्टार्ट करने में, सक्सेसफुल बनाने में। मैं यही टेक्निक फॉलो करता हूँ और यही रीज़न है कि मैं जो वेबसाइट पर काम करता हूँ उस वेबसाइट को रैंक करवा कर ही छोड़ता हूँ। जब हम एक वेबसाइट या ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उस पर हमने 10 टॉपिक लिखे, हमारा मल्टी निच ब्लॉग है, अब हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से कंटेंट पर हमें इजीली रैंक मिल जाती है, यानी कि बिना बैकलिंक के हम रैंक कर जाते हैं, किस टॉपिक पर हम माइक्रो कंटेंट लिखकर ही रैंक कर जाते हैं, किस टॉपिक पर हमें रैंक करने के लिए बड़े 5000 शब्दों के कंटेंट लिखने पड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ही आप अब अगली जो नई वेबसाइट शुरू करेंगे, चाहे उसे माइक्रो निच कर सकते हैं या स्टैटिक कर सकते हैं, वो इन टॉपिक से रिलेटेड करके इन टॉपिक के निष्कर्ष के, इन टॉपिक के रिजल्ट्स के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।